चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन नंबर कल 25 तक पढ़ चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 26 से पढ़ना है। ये बुक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। पूरा प्रीवियस क्वेश्चन डाला हुआ है, क्योंकि ज्ञान बुक जैसे बिहार दरबार का बुक निकाला वैसे इस बुक को निकाला गया, उसी के पर्पज़ से निकाला गया है। चलिए आज 26 नंबर क्वेश्चन से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक कल पढ़ चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 26 से पढ़ना है। तो बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। बताइए बांग्लादेश से स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, बताइए। 1971 में। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1971 में बना था, याद रखिएगा। बोल रहा है बांग्लादेश सन 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक देश बना, जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए 1971 में जो है ना, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक देश बना, जो अब क्या कहलाता है? तो बांग्लादेश कहलाता है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, बोल रहा है एशिया की 3 नदियां गंगा, मतलब इसको पद्मा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोलते हैं, और मेघना बांग्लादेश से होकर बहती है, ठीक है। एशिया की 3 नदियां गंगा को पद्मा बोलते हैं, वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, जमुना और मेघना बांग्लादेश से होकर बहती है। बांग्लादेश जो है ना सार्क का संस्थापक सदस्य है, जिसकी स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। याद रखिए सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो 7 से 8 दिसंबर 1985 को सार्क का स्थापना हुआ था। और सार्क का मुख्यालय जो है ना काठमांडू में स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है, याद रखिएगा। और सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था, क्योंकि सार्क का मुख्यालय यहीं पर है। तो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1985 में ढाका में हुआ था। आगे बोल रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। बताइए कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है और किसके द्वारा लिखा गया था? अमार सोनार बांग्ला RLT के द्वारा लिखा। हाँ, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य बताइए कौन कौन है? असम, पंजाब, बंगाल। असम है, पंजाब है, बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल। हाँ, तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य जो है असम है, पश्चिम बंगाल है और मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। नेक्स्ट है बांग्लादेश के साथ सीमा जो है ना राज्य जो सबका लगता है, उसका कितना किलोमीटर लगता है? पश्चिम बंगाल से कितना लगता है बांग्लादेश से सीमा? 2217 किलोमीटर लगता है। हाँ, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का जो बांग्लादेश से लगता है पश्चिम बंगाल का सीमा, तो 2217 किलोमीटर। और त्रिपुरा कितना लगता है? त्रिपुरा का बात करें तो 856 किलोमीटर। और मेघालय कितना लगता है? 443 किलोमीटर मेघालय का। और मिजोरम का बात करेगा तो 318 किलोमीटर। मिजोरम का। और असम का बात करेगा तो 262 किलोमीटर। और कुल जो है ना, कुल कितना टोटल लगता है? 496 किलोमीटर कुल लगता है, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा लगता है ना बांग्लादेश का सीमा, सबसे ज़्यादा लगता है पश्चिम बंगाल से 2217। और सबसे कम बात करें तो किसका लगता है? असम का लगता है 262 किलोमीटर। और टोटल सीमा जो है ना, टोटल सीमा बांग्लादेश से कितना लगता है? 496 किलोमीटर लगता है। आगे बोल रहा है कि बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो शेख हसीना है ना, उस समय था वो था मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू थे उस समय। वर्तमान में मोहम्मद। हाँ, अभी शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अभी शेख हसीना जुल्फों वाली है। प्रधानमंत्री है शेख। हाँ, शेख हसीना, सॉरी हाँ। ये राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू है। हाँ, ठीक है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू है, प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। सही है, गलती। आगे बोल रहा है कि भारतीय रेल मंत्रालय ने हाल ही में बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपे हैं। तो हाल ही में भारतीय रेल मंत्रालय ने क्या किया ना, हाल ही में बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे ही बताइए कि नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं नगर निगम के अध्यक्ष? महापौर होते हैं। हाँ, नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो महापौर होते हैं, याद रखिएगा। महापौर नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं। भारत में सर्वप्रथम मद्रास 1687 में शहर के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नगर निगम नामक स्थानीय शासन स्थापना की गई थी। तो बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम मद्रास 1687 में शहर के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई। नेक्स्ट बोल रहा है कि भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा
नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो बताइएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा कब जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो क्या होगा? 74 संविधान संशोधन अधिनियम। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को जो है संवैधानिक दर्जा हाँ, दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 के क जोड़ा गया। ठीक है, तो इसी 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में क्या किया? भाग 9 के क जोड़ा गया। और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। आगे बोल रहा है कि अनुच्छेद 243 के त से लेकर 243 के पी से 243 य 6 243 जेड जी, मतलब इसको बोल सकते हैं 242 को तक हो ना, तो इंग्लिश में बोल सकते 243 पी बोल सकते हैं और 243 य 6 को 243 जेड जी बोल सकते हैं, तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि नगर पालिकाओं से संबंधित जो उपबंध किया गया कितना से कितना अनुच्छेद में किया गया, तो क्या होगा? तो 242 के त से लेके ना 243 के य 6 तक किया गया। जेड जी तक है। हाँ, ऐसा, हाँ, जो भी इंग्लिश में। और तथा इसी संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं सूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं में कितने विषय है? तो 18 विषय को निर्दिष्ट किया गया। ठीक है, 18 विषय है। आगे है 12वीं अनुसूची में 18 विषय क्या क्या है? तो देखिए वही है, क्रम संख्या है विषय, क्रम संख्या के अनुसार जो जितना 12वीं सूची में 18 विषय है ना, क्रम के अनुसार दिया हुआ है। तो पहला क्या है? तो नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत नगर योजना की योजना भी है। तो पहला जो 12वीं सूची में पहला विषय है ना, नगर योजना, जिसके अंतर्गत नगर की योजना भी है। और दूसरा क्या है? तो भूमि उपयोग विनिमय और भवनों का निर्माण है। तीसरा क्या है? तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना है। और चौथा क्या है? तो सड़कें और तथा पुल है चौथा। पाँचवा क्या है? तो घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति है। छठा क्या है? तो लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन करना। और सातवां क्या है? अग्निशमन सेवाएं। आठवां क्या है? तो नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की भी वृद्धि। नौवां क्या है? तो समाज के दुर्बल वर्गों के हितों का रक्षा। और 10वां क्या है? कि झुग्गी बस्ती सुधार और प्रणोन्नयन। 11वां क्या है? तो 11वां जो है नगरीय निर्धनता उन्मूलन है। 12वां क्या है? तो नगरीय सुख सुविधाओं और अन्य सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल मैदान आदि व्यवस्था है। ठीक है, और 13वां क्या है? तो 13वां याद रखिएगा, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सौंदर्य एवं परक आयामों की भी वृद्धि है। 13वां जो है ना विषय, वो सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य परक आयामों की भी वृद्धि है। क्या होता है ना, क्वेश्चन जब पूछता है तो ऑप्शन के अनुसार दे देता है, तो याद रखिएगा। और 14 में क्या है? तो शवगाड़ना, कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान है। 15वां क्या है? तो काजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण है। 16वां क्या है? 16वां जो है ना जन्म, मृत्यु और पंजीकरण है। 17वां क्या है? तो सार्वजनिक सुख सुविधाओं का विकास करना 17 में है। और 18 में क्या है? कि बद सलाहों और चर्म शोधन सलाहों का विनिमय करना। आगे बोल रहा है नगर पालिका क्षेत्र। नगर पालिका क्षेत्र में बोल रहा है कि नगर पालिका के तहत आने वाले प्रादेशिक क्षेत्र जिसे राज्यपाल द्वारा क्या कर सकते हैं? अधिसूचित किया गया है। आगे बोल रहा है सरपंच भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर विधिक संस्था ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। तो सरपंच भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर विधिक संस्था ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 से बताइएगा कि संविधान में कितने वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था की गई है? क्या होगा? 6 से 14 वर्ष। हाँ, ये ना क्या होगा? तो 6 से 14 वर्ष। हाँ, याद रखिएगा, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो 6 से 14 वर्ष का किया गया है, याद रखिएगा। संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और आगे बोल रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिनी जैन के मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एवं मूल अधिकार को घोषित किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मोहिनी जैन के मामले में जो है ना शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार घोषित किया गया है। और आगे बोल रहा है संसद ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के क के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। तो बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? तो क्या होगा? 86वां संविधान। ये जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार पर। हाँ, तो संसद के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के क के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। आगे बोल रहा अनुच्छेद 21 के क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। तो बोल रहा है कि अनुच्छेद 21 के क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का
उपबंध करेगा। ठीक है, इस अधिकार को 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ तो प्रभावी हो गया था। आगे बोला 86वां संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में संशोधन कर राज्यों को यह निर्देश दिया गया कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को देखभाल तथा निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेगा। तो ये बोला गया ना 86वां संविधान संशोधन के द्वारा बोला गया था कि नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में संशोधन कर राज्यों को यह निर्देश दिया गया था कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को देखरेख तथा निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेगा। जैसे हम लोग ज्ञान बिंदु पढ़ते हैं वैसे इसको पढ़ रहे हैं ना, जैसे दोनों तो क्वेश्चन बैंक ही हैं। जितना बार नहीं भी याद रहा दोबारा तिबारा वीडियो देखिएगा ना तो एकदम समझ लीजिए ना कि एक तरह से पकड़ ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना आपको पता है बिहार पुलिस का तो क्वेश्चन दरोगा से लगता है हार्ड रहता है, कुछ ऐसा लगता है फील होता है और सही में हार्ड रहता है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं, इसमें इतना जीके मजबूत हो जाएगा ना, जब भी मन करे तो देख लीजिए वीडियो रिवीजन हो जाएगा। बाकी तो बुक PDF है ही है, क्योंकि वीडियो देखने से ज़्यादा याद होगा। अगर आप इस बुक को और ज्ञान बिंदु को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो एक तरह से लगेगा ना कि हाँ बहुत सारा ख़त्म भी किए हैं और याद भी हुआ, और सेट में बनाइएगा तो नंबर भी लगेगा कि हाँ मेरा सही ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट कर देता है एग्जाम में जब एग्ज़ाम होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 के क में खंड ट के तहत 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। तो बताइएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद कौन सा में खंड ट के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, तो क्या होगा। 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 51 के क में जो है ना खंड ट के तहत 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। इसके अनुसार प्रत्येक माता पिता या अभिभावक यह मूल कर्तव्य है कि अपने बालक या प्रतिवाले के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, आगे दिया है कि अनुच्छेद 21 के अनुसार बोल रहा अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में बोला गया ना कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। आगे बोल रहा न्यायालय द्वारा 1 के गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1950 के न्यायालय द्वारा 1 के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित रखा गया है, लेकिन 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं, अर्थात मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने से है। भोजन का अधिकतर जो है ना भोजन का अधिकार होगा, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। तो ये बोल रहा है ना कि अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं, अर्थात मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने से है। अब भोजन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। अन्य बात क्या है तो विदेश यात्रा का अधिकार जो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, याद रखिएगा। विदेश यात्रा का अधिकार जो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। एकांतता का अधिकार क्या है तो राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य 1994। एकांतता का अधिकार क्या है तो राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य 1994। जीविकोपार्जन का अधिकार बोलेगा तो क्या होगा, बोलेगा 23 बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जीविकोपार्जन का अधिकार बोलेगा तो बोलेगा 23 बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है शिक्षा पाने का अधिकार क्या है, शिक्षा पाने का अधिकार तो मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। शिक्षा पाने का जो अधिकार है मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। निःशुल्क विधिक सहायता बोले बात करें तो एम हासकाट बनाम महाराष्ट्र 1978। तो निःशुल्क विधिक सहायता जो है ना MS हासकट बनाम महाराष्ट्र 1978। और चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार का बात करेगा तो परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989। तो चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार बोलेगा तो परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, आगे का बात करें आश्रय का अधिकार जो है ना चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 1998। आश्रय का अधिकार चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 1998। आगे बोल रहा है कि प्रयुक्त प्रदूषण मुक्त जल तथा वायु के उपभोग का अधिकार सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991। बोल रहा है प्रदूषण मुक्त जल तथा वायु के उपयोग का अधिकार सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991। कोई महिला अपने बच्चों को पैदा करे या नहीं का अधिकार सुजीता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव 2010 के तहत किया गया है। कोई महिला अपने बच्चे को पैदा करे या नहीं, ये अधिकार जो है ना सुचेता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010 में किया गया है।
सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध मुरली देवरा बनाम भारत संघ के द्वारा किया गया है। तो सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निर्देश तो है मुरली देवरा बनाम भारत संघ। नेक्स्ट है महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का निर्देशन विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। तो महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का निर्देश जो है विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट बोल रहा है पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण बोलेगा तो नीलवती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1998। तो पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण तो नीलवती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1998। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण बोलेगा तो प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन 1980। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण तो प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन 1980। गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन बोलेगा तो विजय शर्मा बनाम भारत संघ 2008। तो गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन विजय शर्मा बनाम भारत संघ। नेक्स्ट है अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह अथवा जीवन साथी चुनने का अधिकार जो है ना किस अथी में किया गया है तो गैर सरकारी संगठन बनाम संघ 2018। तो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह अथवा जीवन साथी चुनने का जो अधिकार दिया गया ना यही अधिकार दिया गया गैर सरकारी संगठन बनाम भारत संघ 2018 के तहत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है वास्को डिगामा यात्री था कहाँ का था बताइए। वास्को डिगामा यात्री पुर्तगाल का था। वास्को डिगामा यात्री था पुर्तगाल का। वास्को डिगामा यात्री पुर्तगाल का था और पुर्तगाल के प्रिंस हैरी द नेविगेटर के दिमाग में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने का विचार आया था। पुर्तगाल के प्रिंस हैरी द नेविगेटर के दिमाग में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने का विचार आया था। और बार्थोलोम डियाज प्रथम यूनियन था जो अटलांटिक से हिंद महासागर के उत्तरमांश अंतरीप अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचा था। तो ये बोल रहा है कि बार्थोलोमेव डियाज प्रथम यूरोपियन था जो अटलांटिक से हिंद महासागर के उत्तरमांश अंतरीप मतलब अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु से तक पहुंचा था। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा प्रथम यूरोपियन था जो अटलांटिक से हिंद महासागर के उत्तरमांश अंतर्द्वीप तक पहुंचा था। तो क्या होगा बार्थोलोमेव डियाज था। ठीक है बार्थोलोमेव डियाज। आगे बोल रहा है कि सर्वप्रथम मई 1498 में वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली नाविक उत्तरमांसा अंतरीप केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट बंदरगाह पहुंचा जहां कालीकट के शासक जमीरी मन्ना विक्रमा था द्वारा उनका स्वागत किया गया। ठीक है आगे बोला कि वास्को डिगामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया था। तो वास्को डिगामा जो था ना वास्को डिगामा ने कालीकट के राजा व्यापार का अधिकार प्राप्त किया जिसका अरबी व्यापारियों द्वारा क्या किया विरोध किया गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि वास्को डिगामा जिस मसालों को लेकर वापस स्वदेश लौटा वह पूरी यात्रा की कीमत 60 गुना दामों पर बिका था। ठीक है तो बोल रहा है ना कि वास्को डिगामा जिस मसालों को लेकर वापस स्वदेश लौटा वह पूरी यात्रा की कीमत का 60 गुना दामों पर बिका था। आगे बोला आरंभिक व्यापारिक मसालों में मुख्य रूप से काली मिर्च और दालचीनी होती थी। ठीक है तो आरंभिक व्यापारिक मसालों में मुख्य रूप से काली मिर्च और दालचीनी होती थी। आगे बोला है कि वास्को डिगामा पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम के संरक्षण में भेजा गया था। तो रहेगा वास्को डिगामा को पुर्तगाली किसके प्रथम संरक्षण में भेजा गया था तो राजा मैनुअल प्रथम के संरक्षण में भेजा गया था। तो वास्को डिगामा पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम के संरक्षण में भेजा गया था। आगे बोल रहा है कि 1503 ईस्वी में कोचीन में पहला पुर्तगाली कारखाना स्थापित किया गया था। तो है कि कोचीन में पहला पुर्तगाली कारखाना कब स्थापित किया गया था तो 1503 में। कोचीन में पहला पुर्तगाली कारखाना स्थापित कब किया गया था 1503 में। आगे बोल रहा है कि 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरा कारखाना स्थापित किया गया था। तो कन्नूर में दूसरा कारखाना बोलेगा ना तो कब स्थापना किया गया था 1505 में सॉरी। और पूर्व के साथ व्यापार हेतु इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की गई। तो पूर्व के साथ व्यापार हेतु इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की गई जिसे पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा 1453 में ही पूर्व सामुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञापत्र दे दिया गया था। ठीक है तो ये बोल रहा है कि पूर्व के साथ व्यापार हेतु इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की गई जिसे पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा 1453 में ही पूर्व सामुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञापत्र दे दिया गया था। आगे बोल रहा है कि 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क ने कोचीन में दुर्ग मतलब फोर्ट बनवाया था। 1503 ईस्वी में जो है अल्बुकर्क ने कोचीन में दुर्ग फोर्ट बनवाया था। और नीनो डी कुन्हा ने 1503 में कोचीन की जगह गोवा को क्या कर पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था। तो नीनो डी कुन्हा ने 1503 में कोचीन की जगह गोवा को क्या किया पुर्तगालियों को राजधानी बनाया। पुर्तगालियों ने कार्टेज और आर्मेडा पत्ती लागू की जो समुद्री व्यापार के लिए एक प्रकार का लाइसेंस था। ठीक है तो पुर्तगालियों ने कार्टेज
अमेडा पद्धति लागू की, जो समुद्री व्यापार के लिए एक पर्याप्त प्रकाश का लाइसेंस था। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, लाल मिर्च, आलू तथा टमाटर की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी। रहिएगा, पुर्तगालियों के आगमन से जो है ना किसका किसका शुरुआत हुआ था बताइए। तंबाकू, लाल मिर्च, आलू, टमाटर, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। पेज की शुरुआत। हाँ, ध्यान रखने की पुर्तगालियों के आगमन से जो है ना भारत में तंबाकू, लाल मिर्च, आलू तथा टमाटर की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की क्या हुई थी, शुरुआत हुआ था। पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले थे, 1498 ईस्वी में आया था, तथा भारत को छोड़ने वाले अंतिम थे, 1961 में यूरोपीय थे। ठीक है, तो पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले थे, 1498 ईस्वी में आया था, तथा भारत को छोड़ने वाला अंतिम बोलेगा तो कौन था, 1961 में यूरोपीय था। ठीक है, आगे बोल रहा है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगालिये था। हाँ हाँ पुर्तगालिये ही था। हाँ हाँ, सही है। अगला फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 है। बोला है भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति को अपनाया था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था ना, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था। पूछेगा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, और इसी ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति को अपनाया था। आगे बोल रहा है 1508 ईस्वी में यह चौल के युद्ध में गुजरात के शासक संभवतः हारा था। तो 1508 ईस्वी में यह चौल के युद्ध में गुजरात के शासक से संभवतः हारा था। नेक्स्ट बोल रहा है 1509 ईस्वी में दीव के युद्ध में महमूद बेगड़ा मिस्र तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े को पराजित किया था। तो 1509 ईस्वी में दीव के युद्ध में महमूद बेगड़ा मिस्र तथा तुर्की 1509 में दीव के युद्ध में महमूद बेगड़ा मिस्र तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े को पराजित किया था, और इन्हें अजेंदीवा मतलब गोवा फोर्ट के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। आगे है अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515। अल्फांसो डी अल्बुकर्क है 1509 से 1515 है। दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत कौन आया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था। और ये जो है ना ब्लू वाटर पॉलिसी क्या किया था, बंद करवाया था, याद रखिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था किसने, तो क्या होगा, अल्मोड़ा लाया था। अल्फांसो डी अल्मोड़ा। हाँ, अब ब्लू वाटर पॉलिसी बंद किसने किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क किया था। आगे बोल रहा है 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा से छीन लिया था। तो 1510 में जो है ना बीजापुर के शासक कौन था, यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। कौन छीना था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क छीना था। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। और इसने पुर्तगाली को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। कौन, अल्फांसो डी क्या था, अल्बुकर्क था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था ना, पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। और इसी ने ही 1511 में मलक्का द्वीप तथा 1515 में हारमुज पर अधिकार कर लिया। हाँ, अगर नेक्स्ट है कि यह गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। कौन किया था, अल्फांसो डी क्या होगा, अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था गोवा में सती प्रथा का प्रतिबंधित किया था। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है, बताइए क्या होगा। वो समय देश में कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। हाँ, प्रागैतिहासिक काल का जो अर्थ है ना, ऑप्शन नंबर राइट बी होगा, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है, तो वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित का ब्यौरा ना हो। बोल रहा है वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित का ब्यौरा ना हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल खंड इसे मनुष्य को लिपि एवं लेखन का कला का ज्ञान नहीं था। इस काल में परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यताओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल खंड जिसमें मनुष्य को लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान नहीं था, इस काल की परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यताओं को शामिल किया जाता है। आगे बोल रहा है प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, डैनियल विल्सन ने 1851 में किया था। तो प्रागैतिहासिक शब्द का जो प्रयोग था ना, सर्वप्रथम डैनियल विल्सन ने 1851 में किया था। अब प्रागैतिहासिक काल को जानने का एकमात्र स्रोत क्या था, तो पुरावशेष था। पुरावशेष, प्रागैतिहासिक काल को जानने का एकमात्र स्रोत क्या था, पुरावशेष था। इतिहास के काल का विभाजन मुख्यतः 3 काल खंडों में किया गया है। ठीक है, तो इतिहास के काल विभाजन का मुख्यतः 3 काल खंडों में क्या किया है, विभाजित किया गया है। तो देखिए 3 काल खंड क्या क्या था, पहला था प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा था आग ऐतिहासिक काल, तीसरा था ऐतिहासिक काल। तो पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आग ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में बोला इसको पाषाण काल बोलते हैं। इसका जो है ना 20 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष 1000 वर्ष नहीं सॉरी 10,000 वर्ष बीपी तक है। तो प्रागैतिहासिक काल का जो है ना इसमें 3 भाग है।
पूरा या पूरा 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 पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा या पूरा पूर्व पाषाण काल जो था 20 लाख वर्ष से बीपी था, और मध्य पाषाण काल का 12,000 से वर्ष बीपी था, और नव पाषाण काल का 10,000 वर्ष से बीपी तक था। आगे बोल रहा है कि इसमें पूरा पाषाण में 3 भाग था। कौन कौन था? निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल का था 20 लाख वर्ष से बीपी, और मध्य पूरा पाषाण काल का था 80,000, कितना 80,000 ना, 80,000 वर्ष बीपी, और उस पूरा पाषाण काल का बोलेगा तो 35,000 वर्ष बीपी। अब बीपी मतलब होता है क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट होता है, याद रखिए बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट। अब पूरा पाषाण काल जो है ना, इसमें बोल रहा है कि आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। और मध्य पाषाण काल में क्या था? तो आखेटक एवं पशुपालक था, पशुपालक। और नव पाषाण काल में क्या था? तो खाद्य उत्पादक था, खाद्य उत्पादक। पूरा पाषाण युग में प्रमुख स्थल बोलेगा तो भीमबेटका, बेलन घाटी, सोहन नदी घाटी है। तो पूरा पाषाण काल के युग में प्रमुख जो स्थल था ना, भीमबेटका, बेलन घाटी, सोहन नदी घाटी आदि था। नेक्स्ट बोला कि मध्य पाषाण युग के प्रमुख स्थल बोलेगा तो मध्य प्रदेश जो आदमगढ़ में है, और होशंगाबाद, बुधौर। ठीक है, तो मध्य पाषाण युग के प्रमुख जो स्थल है मध्य प्रदेश में कौन कौन था? तो आदमगढ़, होशंगाबाद, बुधौर। और राजस्थान में कौन था? तो बागोर, गुजरात और लंघनज। उत्तर प्रदेश सराय, नाहर, बिहार, पायसरा आदि था। आगे बोला कि नव पाषाण युग के प्रमुख स्थल बोलेगा तो पाकिस्तान जो मेहरगढ़ है, कश्मीर तो गुफराल, उत्तर प्रदेश तो कोल्डीहवा, और बिहार का बोलेगा चिरांद है, असम का शत्रुतरु है, मालकोल्डा, कर्नाटक का ब्रह्मगिरी, हल्लूर मास्की है, पिलकलीहल, और तमिलनाडु का पयमपल्ली आदि है। तो याद रखिए नव पाषाण युग के प्रमुख जो स्थल था ना, पाकिस्तान मेहरगढ़, कश्मीर गुफराल, उत्तर प्रदेश कोल्डीहवा, बिहार चिरांद, असम शत्रुतरु मारकडोला, और कर्नाटक तो ब्रह्मगिरी, हल्लूर मास्की, पिकलीहल, और तमिलनाडु पयमपाली आदि है। सर्वप्रथम भारत में पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में किया था। तो सर्वप्रथम भारत में जो है ना पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में किया था। सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन को आग ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा गया, याद रखिएगा। तो सिंधु सभ्यता को जो है ना, इसी को कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं। इसको जो आग ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा गया है। और होमिनिडस सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी था। होमिनिडस जो था ना, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी था। आगे बोल रहा है कि मध्य अफ्रीका में पाया जाने वाला ऑस्ट्रियोलोपिथिकस प्रथम बानर मानव था जो सीधा चलता था। तो मध्य अफ्रीका में पाया जाने वाला जो था ना, ऑस्ट्रियोलोपिथिकस प्रथम मानव बानर था जो सीधा चलता था। होमोसेपियन को आधुनिक भारत का मानव या बुद्धिमान मानव भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति जब लगभग ना 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 30,000 ईसा पूर्व तक हुई थी। यानी कि होमोसेपियंस को आधुनिक मानव या बुद्धिमान मानव भी कहा जाता है, और इसका उत्पत्ति जो मानव का हुआ था 40,000 से ईस्वी से 30,000 ईस्वी पूर्व तक हुआ था। नेक्स्ट बोल रहा है भारतीय पुरातत्व का जनक बोलेगा तो किसको माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक बोलेगा तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 31। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए क्या होगा आंसर? 1765। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? 1765 ईस्वी में पारित किया था। आगे बोल रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले स्टाम्प एक्ट को 1765 में क्या किया था? पारित किया था। ब्रिटिश सरकार ने 1763 में यह अनुभव किया कि अमेरिका पर खर्च अधिक और लाभ कम प्राप्त हो रहा है, अर्थात वसूली कम हो रही है। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए लॉर्ड ग्रेनविले ने 4 अधिनियम क्या किया? पारित किया, जिनमें 2 मुख्य है। तो पहला क्या है? तो मूलसासे एक, इसमें चीनी के व्यापार पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया तथा शराब, रेशम, कॉफी, अन्य विलासिता संबंधी वस्तुओं पर कर लगा दिया था। तो वही बोल रहा था ना कि ब्रिटिश सरकार ने 1763 में यह अनुभव किया कि अमेरिका के पर खर्च अधिक और लाभ कम प्राप्त हो रहा है, अर्थात वसूली कम हो रही है। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए जो है ना लॉर्ड ग्रेनविले 4 अधिनियम लाया था। उसमें 2 मुख्य था। कौन कौन? पहला था मोलासासे एक्ट, इसमें चीनी के व्यापार पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया, और शराब, रेशम, कॉफी, अन्य विशालता संबंधी वस्तु को पर लागू लगा दिया, मतलब वस्तुओं पर कर लगा दिया गया। और दूसरा क्या है? तो स्टाम्प एक्ट के अनुसार समाचार पत्रों, पुस्तकों और कानूनी कागजों के लिए रसीदी स्टाम्प लगाना जरूरी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि अमेरिका में इसी कर के विरोध में सैमुअल एडम्स द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकी का नारा दिया था। तो अमेरिका में इसी कर के विरोध में सैमुअल एडम्स द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर रही
वही बोला अमेरिका में इस प्रकार के विरोध में सैमुअल एडम्स द्वारा क्या किया गया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है ना कब आज़ाद हुआ था? 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ, आज़ाद हुआ था। तो अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 क्या हुआ, आज़ाद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? बताइए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट की जिसे द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 भी कहा जाता है। इसे 19 मार्च 1919 को पारित या लागू किया गया था। तो वही बोल रहा है कि रॉलेट एक्ट जिसे द एनार्कियल एवं एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 भी कहा जाता है। इसे 19 मार्च 1919 को पारित या लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य जो था ना, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन करना था। तो रॉलेट एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था, भारत में क्रांतिकारियों गतिविधियों को दमन करना था। आगे बोल रहा है इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल डाल सकता है। ठीक है, इस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को तो बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा जाता है। इसे काला कानून भी, काले कानून की संज्ञा दी जाती है। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को जनता से इस काले कानून के विरुद्ध देश में व्यापी हड़ताल एवं सत्याग्रह करने का आह्वान किया था। आगे बोला अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में सत्याग्रह सभा का गठित किया गया था। अंग्रेजी शासन के विरोध हेतु सत्याग्रह सभा की गठित की गई। और 9 अप्रैल जो है कुछ स्रोतों में 8 अप्रैल है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और 9 अप्रैल मतलब कुछ स्रोतों में 10 अप्रैल दिया हुआ था ही को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था 9 अप्रैल को। आगे बोला इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर ने सभा स्थल पहुंचकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया था। जनरल डायर जो था ना, जो सभा हो रहा था तो उसमें जनरल डायर सभा स्थल पर पहुंचकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया था। गांधी जी ने 18 अप्रैल को आंदोलन की वापसी की घोषणा की थी। गांधी जी ने 18 अप्रैल को आंदोलन की वापसी की घोषणा की थी। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा उपाधि लौटा दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आगे बोल रहा है कि दीनबंधु C.F. एंड्रयू ने इस हत्याकांड को जानबूझकर क्या किया था, हत्या कहा था। ठीक है, दीनबंधु C.F. एंड्रयू ने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा था। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य पद पर त्यागपत्र दे दिया। और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के पद पर क्या किया, मतलब त्यागपत्र दे दिया। और इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। और समिति ने के अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, C.R. दास, अब्बास तैयबजी और A.M. जयकर आदि थे। ठीक है, तो बोल रहा है इसी हत्याकांड में, जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में क्या किया, एक समिति गठन किया। और समिति के जो अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, C.R. दास, अब्बास तैयबजी और M.R. जयकर आदि थे। आगे बोल रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया था। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार जो था इस हत्याकांड की जांच के लिए क्या किया था, हंटर आयोग का गठन किया था, जिसमें 3 भारतीय सदस्य चिमनलाल, शीतलवाड़ और सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। आगे बोल रहा है हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले इंडेनिमिटी बिल पास कर लिया था। ठीक है, तो हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले इंडेमिनिटी बिल पास कर लिया था। आगे बोल रहे अरुण सिंह के नेतृत्व में स्वर्ण मंदिर के पुरोहित ने डायर को सिख घोषित कर उसे सम्मिलित किया। अरुण सिंह के नेतृत्व में स्वर्ण मंदिर के पुरोहित ने डायर को सिख घोषित कर उसे सम्मानित किया। आगे बोल रहा है 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी गठित की गई थी। वही बोल रहा है 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी की गठित की गई थी। आगे बोल रहा है सरदार उधम सिंह ने मार्च 1940 में कैक्सटन हॉल में माइकल और डायर क्या की, गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो सरदार उधम सिंह जो था ना, वो मार्च 1940 में कैक्सटन हॉल में माइकल और डायर की क्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दिया था। आगे बोल रहा है 31 जुलाई 1940 ईस्वी को लंदन में पेंटोनी विले जेल में उधम सिंह को फांसी दे दिया गया। 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटाविले जेल में उधम सिंह को क्या किया, फांसी दे दिया गया था। चलिए बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था, क्या होगा?
सती प्रथा। सती प्रथा, हाँ सही है। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? सती प्रथा को किया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था और 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई तथा राजा राम मोहन राय के लंबे समय तक प्रयास से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये बोल रहा है कि 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई तथा राजा राम मोहन राय के लंबे समय के प्रयास से सती प्रथा पे क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। और 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की क्या की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। आगे बोल रहा है कि भारत में हिंदुओं एवं पर्दा प्रथा का इस्लाम की देन है। भारत तथा हिंदुओं में पर्दा प्रथा का इस्लाम की देन है। यह प्रथा मुगल शासकों के दौरान जड़ें काफ़ी मजबूत थी। वैसे इस प्रथा की शुरुआत भारत में 12वीं सदी में मानी जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा हिंदुओं में बहु विवाह को गैर कानूनी जो है ना घोषित कर दिया गया था। तो वही बोल रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा हिंदुओं में बहु विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। आगे बोला है संविधान के अनुच्छेद 17 के अधिकार को एक विशेष क्षेत्र में लागू रहता है। तो संविधान के अनुच्छेद 17 समता के अधिकार को एक विशेष क्षेत्र में लागू रहता है और अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है। आगे बोला सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा अस्पृश्यता को क्या कर दिया गया? अपराध घोषित किया गया था। तो ये बोल रहा है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा अस्पृश्यता को क्या किया? अपराध घोषित कर दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बोल रहा है कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है नीनो डी कुन्हा होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? नीनो डी कुन्हा थे। बोल रहा है कि नीनो डी कुन्हा भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी कोचीन से हटाकर गोवा को बनाया था। नीनो डी कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी कोचीन से हटाकर गोवा को बनाया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह को गोवा से छीन लिया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। और नीनो डी कुन्हा भारत में 1529 से 38 तक पुर्तगाली वायसराय रहा था। तो नीनो डी कुन्हा जो था ना भारत में 1529 से 38 तक पुर्तगाली वायसराय था। और नेक्स्ट है नीनो डी कुन्हा ने सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई थी। नीनो डी कुन्हा ने सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई। नेक्स्ट बोला नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर बसीन 1534 तक द्वीप 1535 तक अधिपस्त का स्थापित कर लिया था। वही बोल रहा है ना, क्या दीपक जी बोला? नीनो डी कुन्हा की जो है ना, नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर बसीन 1534 तथा द्वीप 1535 पर क्या किया? अधिपत्य स्थापित कर लिया था। बजाय क्वेश्चन नंबर 35 बताइएगा कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों का आयात मतलब हटा लिया गया था? तो क्या होगा? 1882। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? तो 1882। अंग्रेजी सरकार द्वारा 1882 ईस्वी में सूती वस्त्र पर आयात कर हटा लिया गया था। आगे बोला अंग्रेजी सरकार द्वारा 1720 ईस्वी में तक छापेदार या रंगे सूती वस्त्रों के व्यापार प्रतिबंध लगाने वाले कानून बन चुके थे। तो बोल रहा है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा 1720 ईस्वी तक छापेदार या रंगे सूती वस्त्रों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बन चुके थे। आगे बोल रहा है भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लस्टर में लगाई गई, लेकिन यह असफल रहा था। तो याद रखिएगा ना कि भारत में जो प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा जो मिल जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 1818 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता के फोर्ट ग्लस्टर में हुआ था, लेकिन क्या रहा था? ये असफल रहा था। और इसके बाद 1854 में जो है एकमात्र सफल प्रयास के रूप में कावासाजी नाना भाई डाबर के द्वारा मुंबई में सूती मिल का स्थापना किया गया था। एक सफल जो सूती मिल का जो स्थापना हुआ था वो कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। कहाँ? तो नाना भाई डाबर द्वारा। किसके? तो नाना भाई डाबर द्वारा 1854 में किया गया था। तो असफल का बात करें 1818, उसके बाद सफल का बात करें 1854, कहाँ? तो मुंबई में। सफल का बात करें कोलकाता में स्थापना हुआ था। और जो सफल कारखाना जो सूती मिल का जो स्थापना हुआ था वो नाना भाई डाबर के द्वारा मुंबई में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 36 से ना कल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। इसके पहले का जो पढ़ चुके हैं 1 से लेके तो टोटल 136 तक पढ़ चुके हैं ना। जो वीडियो नहीं देखें जो जाके वीडियो देखिए, ठीक है। जितना बार देखिएगा वीडियो उतना ज़्यादा रिवीजन होगा।